तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम शुरू करेंगे और एक न्यू टॉपिक ऑफ योर ओवीएस मैथमेटिक्स सिलेबस, दैट इज मैट्रिसेस। ओके। एंड मैं आपको बता रखा हूँ, हमारा एक सीरीज चल रहा है दैट इज हैशटैग ओवीएस। और इस सीरीज में बहुत सारी रेयर टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। जो टॉपिक आपको अवेलेबल नहीं होगा वो इजी फॉर्मेट में बहुत सारी सोर्स से लेकर मैं आपके पास रख रहा हूँ। तो अगर होगा तो एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूँ, दैट इज एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। और वो जो एलिमेंट्री नंबर थ्री का सभी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा और वहां से आप विजिट कर सकते हो। और इस लेसन का और आज का लेक्चर का अगर पीडीएफ भी चाह रहे हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एंड आई होप दिस पीडीएफ और दिस लेक्चर वेरी मच हेल्पफुल टू योर ओवीएस, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल्स ओवीएस का सिलेबस को थॉरोली मैंने टच करके जा रहा हूँ। तो हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। और बेसिक फॉर्मेलिटी जैसे होता है, जैसे कोई भी टॉपिक को कैसे लिंक हो रहा है, वो टॉपिक कहाँ क्यों वहां पे रखा गया है, और उसी हिसाब से हम थोड़ा सा कैसे ज्यादा बेसिक नॉलेज हमारा क्लियर हो सकता है, क्योंकि हम टीचर होने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम को भी हम थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो एग्जाम को फोकस करके कितना क्वेश्चन आ सकता है, क्या सिलेबस में है। और ये तुम्हारा थर्ड टॉपिक है सिलेबस का, थर्ड चैप्टर से शायद मैट्रिसेस, क्योंकि सेकंड जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। और बहुत सारी वीडियो, शायद 14 to 15 वीडियोस अपलोड कर दिया हूँ उसी का। अगर हो सके तो प्लीज विजिट करिए और देखिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं रिगार्डिंग मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में हमारा जो टॉपिक है, आपको तो वहां पे मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखेंगे ग्रुप, रिंग, फील्ड एंड वेक्टर स्पेस, तो आपको थोड़ा सा तो समझ में डाउट होगा, क्योंकि ये सर ग्रुप रिंग थ्योरी क्यों यहाँ पे पढ़ाया गया है। कि एक्चुअली मैं, अगर हमारा तो वेक्टर स्पेस है, लेकिन मैं वेक्टर स्पेस को यहां से शुरू करके आपको यहां तक ले आऊंगा। ओके। क्योंकि आप देखिए, हम ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ कुछ चीज ऐसे बताऊंगा जिससे आप लिंक कर पाएंगे ये वेक्टर स्पेस चैप्टर को। ओके। ये जो जा रहा हूं मैं मैट्रिसेस, मैं आज का लेसन में शायद कोशिश कर रहा हूं यहां तक कवर करने के लिए जो आपको ब्लू मार्कर में लिखा गया है। ओके। R2 R3 और जो वेक्टर स्पेसेस ओवर R एंड कंसेप्ट ऑफ Rn, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, एग्जांपल ऑफ डिफरेंट बेसिस एंड सॉफ्ट स्पेस। मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देने के लिए। तो चलिए कोशिश करते हैं। आज का लेसन शायद थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक फंडा से जा रहा हूँ और वहां से वेक्टर स्पेस तक आपको लाना है, इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट अप टू द लास्ट और टिल द एंड, देन यू कैन बी वेरी मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस वन। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले से डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, मैं ग्रुप से क्यों शुरू कर रहा हूं, तो आप अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो आपको पता होगा ग्रुप, उसके बाद रिंग, उसके बाद फील्ड, उसके बाद वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस के बाद हम आ रहे जो इसका एग्जाम्पल, हमारे ये जो सभी है ना, R3 R2 R एंड Rn, ये सभी द एग्जाम्पल्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो उसको यहाँ पे हम टच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली एक ग्रुप क्या होता है, मैं बहुत सिंपल सा डेफिनेशन रखा हूँ और बहुत बेसिक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रुप हमारा सिलेबस में नहीं है। ओके। तो देखिए, कोई भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, लाइक सपोज मानिए उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मैं जी ले रहा हूं, एक ऑपरेशन यहाँ पे प्लस मानिए, और यहाँ पे मैंने ऑपरेशन सिंबल रखा हूं, आप प्लस भी मान सकते हो। तो ग्रुप कैसे बताएंगे, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो रहा होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो रहा होगा। अगर इतने सारी चीज है तो वो एक ग्रुप हो जाएगा। आप पता लगेंगे सर ये सभी क्या है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और ये जो इनवर्स, ये सभी एक्चुअली क्या होता है। देखिए, आपको बचपन से और बच्चों को अगर पढ़ा रहे होते तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो अभी कहने जा रहा हूं। सपोज मैं एक नेचुरल नंबर ले रहा हूं, तो नेचुरल नंबर क्लोज हो रहा है क्या, अगर मैं प्लस एडिशन में ले रहा हूं, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले जाऊंगा, उसको प्लस करूंगा तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। यस, तो आ जाएगा, मतलब ये क्लोजर हो गया। इसलिए एसोसिएटिव भी ले जाऊंगा, अगर एसोसिएटिव है या नहीं, कोई भी तीनों नेचुरल नंबर ले जाएंगे और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अगर आ जाते, कोई भी नेचुरल नंबर ले जाओ, अगर एसोसिएटिव, मतलब ऑर्डर वहां पे कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी ऑर्डर से आप ऐड कर सकते हो। तो अगर दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे देखिए, अगर मैं प्लस ऑपरेशन ले रहा हूँ, प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी है जीरो, और नेचुरल नंबर जीरो कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए नेचुरल नंबर एक ग्रुप नहीं होगा। सपोज मैं इंटीजर ले रहा हूँ, एडिशन का, प्लस का, ऑपरेशन का, जीरो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जेड सेट में है, दैट इज इंटीजर सेट में है, दैट्स व्हाई जेड को हम ग्रुप कह सकते हैं। और इनवर्स भी अवेलेबल
रूल आपको पता होगा, अगर -2 एक नंबर है उसका इनवर्स है +2, अगर 5 एक नंबर है उसका इनवर्स है -5। तो इनवर्स का मतलब होता है अगर कोई नंबर इस इनवर्स के साथ अगर मैं ऑपरेशन करूंगा, प्लस करूंगा, या हम आगे जब जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लस के लिए मानिए, तो अरे ए इनवर्स और ए हमको सभी टाइम एक आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, और ये दोनों को आप लोगों को ऐड करोगे तो सभी टाइम आपका 0 आ जाएगा, एंड 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट Z, दैट इज इंटीजर सेट। तो इंटीजर को हम ग्रुप कह सकते हो। तो समझ में आ रहा होगा आपको ग्रुप किसको कहेंगे, अगर क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये अगर ये चारों चीज है और सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम ग्रुप कह सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हायरार्की ऑफ द ग्रुप थ्योरी में जा रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी कैसे हायरार्किकली मैं यहाँ पे रखा हूँ, थोड़ा सा देखिए। पहले सेमी ग्रुप को मानिए, सेमी ग्रुप सिंपली अगर एसोसिएटिव हो जाता है, मतलब क्लोजर तो होना चाहिए, क्लोजर इज द बेसिक प्रॉपर्टी, क्लोजर के बाद अगर एसोसिएटिव हो जाता है तो उसको हम सेमी ग्रुप कहेंगे। ओके, उसके बाद मोनोड। मोनोड क्या है, सेमी ग्रुप के साथ अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऐड हो जाता है, मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाता है, तो उसको हम मोनोड कह सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के अगर मैं एडिशन ऑपरेशन ले रहा हूँ, एडिशन ऑपरेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑपरेशन में सिंबल ले रहा हूँ लेकिन मैं मान रहा हूँ एडिशन को। ओके, अगर मैं एडिशन ऑपरेशन ले रहा हूँ और एडिशन ऑपरेशन में नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर क्लोजर एंड एसोसिएटिव हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर का सेमी ग्रुप हो सकता है, मतलब मोनोड नहीं हो सकता है। मोनोड के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, और प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, दैट इज 0। सिमिलरली ग्रुप, ग्रुप किसको कहेंगे, अगर मोनोड हो जाता है, मतलब इतने तक तो हो जाएगा सेमी ग्रुप एंड एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, उसके बाद अगर इनवर्स भी आ गया तो उसको एक कंप्लीटली हम ग्रुप कह सकते हैं। और एक टाइप का ग्रुप है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर आगे यूज होगा, दैट इज आबेलियन ग्रुप। मैं बहुत क्विक कह रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको इतना जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वेक्टर स्पेस तक आने के लिए मैं ये बता रहा हूं। ओके, कम्यूटेटिव और एबिलियन ग्रुप क्या है, अगर ग्रुप हो रहा है उसके पास कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिविटी क्या है, अगर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो रहा है, मतलब ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के साथ अगर इक्वल हो जाता है कोई ग्रुप का, तो उसको हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं और कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। बस हो गया ग्रुप थ्योरी। आफ्टर दैट वी मूव फॉरवर्ड द रिंग थ्योरी। देखिए ग्रुप में हम एक ही ऑपरेशन कर रहे थे, दैट इज प्लस, लेकिन रिंग में हम दो ऑपरेशन करेंगे, दैट इज आर प्लस इंटू मल्टीप्लीकेशन। सपोज यहाँ पे प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन दो ऑपरेशन है, तो उसी दो ऑपरेशन को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो एक रिंग बन सकता है, वहां पे हम करेंगे। मैं आपको बता देता हूं और एक चीज, यहाँ पे जो R2 R3 लिखा गया है ये रिंग नहीं है, ये वेक्टर स्पेस है, लेकिन मैं यहाँ पे रिंग पढ़ा रहा हूँ और उसको आर लिख रहा हूँ, इसका मतलब उसके साथ इक्वल करने मत करिए। ओके, तो रिंग मतलब यहाँ पे दो ऑपरेशन यहाँ पे है, एक प्लस है एक मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, और एक चीज आप बता रहे होंगे, कभी कभी कुछ बच्चे पूछ रहे हो आप हिंदी में क्यों बता रहे हो, हमारा तो उड़ीसा आदर्श विद्यालय, क्योंकि अगर मैं हिंदी में बताऊंगा तो आपको और इजी होगा इंटरव्यू फेस करने के लिए। ओके, इंटरव्यू में ये जो ईडीसीएल कंडक्ट कर रहा है आप सभी को पता होगा, और ईडीसीएल केबी को भी कंडक्ट कर रहा है, एनवीएस को भी कंडक्ट कर रहा है, तो इसलिए आप सभी को ये जो ओबीएस में इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा तो इजी लगेगा, क्योंकि अगर हिंदी में अगर हिंदी लैंग्वेज में आपको सुन पा रहे हो तो हिंदी में आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो चलिए मैं ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट टॉपिक को आ रहा हूँ। तो चलिए, तो रिंग कब कहेंगे, आर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर को हम रिंग कब कहेंगे, अगर आर प्लस का अबेलियन ग्रुप हो जाता है। अबेलियन ग्रुप आप सभी को पता हो गया अभी, अबेलियन का मतलब है कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो ये का अबेलियन ग्रुप हो गया। आर क्रॉस एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप आप सभी को पता होगा, सिंपली सेमी ग्रुप का मतलब होता है क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी, मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन अगर क्लोजर हो गया, मल्टीप्लिकेशन अगर एसोसिएटिव हो गया, एसोसिएटिव का समझ में आ रहा है, कोई भी ऑर्डर ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो हो जाता है एसोसिएटिव। मतलब मल्टीप्लिकेशन का अगर मेरा सेमी ग्रुप हो गया और एसोसिएटिविटी हो गया। और एक चीज, ये जो चीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी प्लस सी, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, अगर इतना चीज हो जाता है तो वो रिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली शॉर्टकट में लिखा हूँ, प्लस ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और अबेलियन ग्रुप यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, अबेलियन ग्रुप कहाँ से है, सेमी ग्रुप, मोनोड ग्रुप एंड आफ्टर दैट अबेलियन ग्रुप। एंड अबेलियन ग्रुप के बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये इतना चीज हो रहा है तो उसको हम एक रिंग कह सकते हैं। समझ में आ गया रिंग
का मतलब क्या होता है, चलिए। और यहाँ पे भी मैं और डिटेल्स में थोड़ा सा लिख दिया हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे आर प्लस एन क्रॉस स्ट्रक्चर को अगर ये सारी चीज हो रहा है, तो इतने सारी चीज अगर हो रहा है तो उसको हम सिंपली रिंग बताएंगे। चलिए, रिंग के बाद आ गया फील्ड। तो फील्ड क्या हो जाता है, देखिए एक रिंग को हम कब फील्ड बताएंगे, अगर रिंग के थोड़ा सा और आगे जाने के बाद और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टीज, रिंग का एक्स्ट्रा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्स्ट्रा कुछ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी ऐड हो जाने के बाद ये हो जाएगा फील्ड। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी एंड विथ यूनिटी। ओके, and another very important thing that every non-zero element is invertible and invertible का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको बता रहे हैं नॉन जीरो यहाँ पे क्यों दिया गया है। नॉन जीरो मतलब देखिए जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं निकाल रहा हूँ दैट इज 1/0 एंड व्हिच इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो जाना चाहिए। तो आपको समझ में अभी आ रहा होगा मैं रिंग एंड फील्ड के बारे में डिफरेंस क्या होता है। वहां पे रिंग के लिए मैंने बताया था आर क्रॉस एक सेमी ग्रुप हो जाना चाहिए तो रिंग हो जाएगा, और यहाँ पे बता रहा हूँ आर क्रॉस का भी एक रिवर्स आ जाए रेसिप्रोकल भी अवेलेबल हो रहा होता हो रहा होगा। और इति यूनिटी, यूनिटी मतलब इति वन, मतलब आपको समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। हम जैसे बता रहे थे वहां पे आरएचए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है और कम्यूटेटिविटी लॉ को टोटली वो सपोर्ट कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम फील्ड कहेंगे। ओके, रियल नंबर एक फील्ड है, रेशनल नंबर्स एक फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक फील्ड है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, ये सभी फील्ड है और फील्ड एक स्केलर है। आफ्टर दैट इतने तक हम स्केलर थे, लेकिन आफ्टर दैट इज वेक्टर स्पेस। फील्ड के बाद अगर और कुछ प्रॉपर्टीज ऐड हो जाता है और कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज ऐड हो जाता है, एक नोटेशन ऐड हो जाता है, तो उसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। देखिए और आसान शब्दों में अगर मैं बताऊंगा तो ये सभी चीज क्यों हम पढ़ रहे हैं, फील्ड, रिंग, ग्रुप, वेक्टर स्पेस, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली बेसिक फंडा है। हम ये जो सभी नोटेशन दे रहे, ये होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, रिवर्स और इनवर्स होना एग्जिस्ट करना चाहिए, ये सभी जो नोटेशन को एक साथ बार बार ना लिख के एक साथ हम बता सकते हैं यस ग्रुप। तो ग्रुप मतलब हमको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा, चलिए इतने सारी चीज सेटिस्फाई हो रहा होगा। हम अगर बता देंगे रिंग तो इसको मतलब समझ में आ जाए रिंग का जितना भी प्रॉपर्टीज था वो सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो इस टाइप का जो भी अल्जेब्रिक, यहाँ पे कुछ अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही मैं बता रहा हूँ, और ये सभी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, हम बहुत सारे फील्ड में इसको यूज कर रहे हैं। कम्यूटेटिविटी, यूनिटी, रिवर्स, इनवर्स कैसे निकालना है, इनवर्टिबल हो रहा है या नहीं, ये सभी चीज बहुत सारी प्लेस में हमने यूज की है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज की है, अलजेब्रा में यूज की है, मैट्रिसेस में यूज की है। तो ये जो सभी चीज जो हम यूज कर रहे हैं इसको बार बार नोटेशन ना देकर हम उसको सिंपली नाम से लिख सकते हैं वेक्टर स्पेस। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतने सारी प्रॉपर्टीज हो जाना चाहिए। तो अगर हो रहा होगा शायद, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए वेक्टर स्पेस। तो चलिए वेक्टर स्पेस एक्चुअली क्या है, ये होता है हमारा चैप्टर का शुरुआत। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ ये चैप्टर में थोड़ा सा इन्हीं से ला रहा हूँ तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए वेक्टर स्पेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। को अगर एक नॉन एम्प्टी सेट V को हम कब वेक्टर स्पेस कहते हैं, और रियल वेक्टर स्पेस इफ इट इज सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशंस, देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आर डिफाइंड कॉल्ड एडिशन एंड आल्सो देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं V प्लस एंड V क्रॉस, ये दोनों स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमको वेक्टर स्पेस में बताएंगे, लेकिन ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। और वो कंडीशन क्या है, देखिए बीज क्लोजर ग्रुप फॉर एडिशन क्लोजर हो जाना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाना चाहिए, एसोसिएटिव हो जाना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इनवर्स भी हो जाना चाहिए। हाँ ये एक चीज इंपॉर्टेंट, देखिए कोई भी स्केलर, सपोज अल्फा बीटा का स्केलर है, और मैं आपको बता दूं फील्ड स्केलर, फील्ड का जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी फील्ड है सभी स्केलर से। ओके, तो अगर अल्फा बीटा मेरा एक के अंदर आ रहा है पर एनी वेक्टर ए, सपोज ये मानिए एक वेक्टर है, ए वेक्टर बिलोंग्स टू बी, अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड आउट टू ए, ये वेक्टर है। ओके, इज अल्फा मल्टीप्लाइड आउट, सॉरी यहाँ पे ये वेक्टर है, ये नहीं है। ओके, अल्फा मल्टीप्लाइड आउट बी ए वेक्टर लिख सकते हो, मतलब आप स्केलिंग कर सकते हो, वेक्टर को स्केलिंग कर सकते हो। स्केलर का मतलब एक्चुअली क्या होता है, स्केलर कहाँ से आया है, एक्चुअली स्केलर आया है स्केलिंग से।
ओके मतलब एक वेक्टर सपोज ये एक वेक्टर है, मैं कुछ स्केलर उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वेक्टर स्केल्ड हो जाता है। स्केल्ड मतलब ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। ओके समझ में आ गया, इसको हम स्केलिंग कहते हैं। और एक चीज हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ यूनिट स्केलर दैट इज 1 बिलोंग्स टू एफ। अगर कोई भी स्केलर 1 एफ से बिलोंग्स कर रहा है तो 1 इंटू ए दैट इज ए इंटू 1 इक्वल टू ए। अगर ये वेक्टर का वैल्यू अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वेक्टर मानी ओके 1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। बस ये सभी था वेक्टर स्पेस। अभी हम जा रहे हैं तुम्हारा पहला जो स्पेस आर एन। आर एन एक्चुअली क्या है, एक वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल है। क्या बताएंगे एक्चुअली सर क्या है आर एन? आर एन सिंपली एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। आपको पता होगा ऑलरेडी 1D 2D 3D, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। ओके सिमिलरली हियर आर एन रिप्रेजेंट्स एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे रख रहा हूँ और थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे करना है। वन एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस इज आर टू द पावर एन। एंड आर एन सिंपली क्या होता है, ये सभी कलम वेक्टर्स ओके कलम वेक्टर्स एन टुपल्स भी कह सकते हो, A1 A2 डॉट डॉट एन। मतलब यहाँ पे n तक एलिमेंट्स होता है। कोई भी कलम वेक्टर जो n एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा वो सभी एलिमेंट्स को वेक्टर स्पेस में अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसको आर एन कहेंगे और n टुपल्स कहते हैं और n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ओके और यहाँ पे सपोज ए वेक्टर्स, वेक्टर का सिंबल आपको ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है ये जितने भी कलम वेक्टर्स है जो सभी कलम वेक्टर्स को n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकर जितने भी कलम वेक्टर्स होगा वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और यहाँ पे भी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा अगर ए आई बी आई के साथ इक्वल है फॉर ऑल आई, देन ए वेक्टर ऑल्सो इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा। एडिशन कैसे करेंगे और इसलिए ही हम यूज कर रहे हैं। देखिए आप बताएंगे सर मैट्रिसेस में वेक्टर स्पेस क्यों पढ़ रहे हैं? अगर ग्रेजुएशन में आपको अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे, अगर पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। मैं अभी भी बता देता हूँ, अगर मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना, बहुत इजी हो जाता है बहुत सारी चीज को कैलकुलेशन करना। इसलिए यहाँ पे सपोज ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अगर ये दोनों को ऐड करना है सिंपली उसका एलिमेंट को ऐड कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके समझ में आ रहा है? दिस इज द एडिशन। अगर कोई मैं स्केलिंग कर रहा हूं, कोई अल्फा और कोई स्केलर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक वेक्टर को, तो सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मतलब कोई भी वेक्टर को मैं स्केलिंग कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, स्केल्ड कर रहा हूं बाय मल्टीप्लाइंग एन अल्फा। ओके तो सिंपली देखिए एक्चुअली जब शायद होगा तो मैं इसका जब पीपीटी बन आपको पीडीएफ में भेज दूंगा तो ये सभी चीज आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। ड्यू टू सम लैक ऑफ टाइम आई डिडंट टाइप title, that's why these are the some copies of my uh, क्या है मटेरियल्स। ओके मैं यहाँ पे रख देता हूँ जो कि आपको यहाँ पे समझना आ जाए। ओके तो चलिए थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टीज ये सभी चीज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को और चलते हैं। और प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है। देखिए अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन, आर एन मतलब एन डायमेंशनल वेक्टर को अगर बिलोंग्स कर रहा है तो दोनों का प्लस करने के बाद भी एन वेक्टर को बिलोंग करेगा। और ये क्लोजर लॉ सिंपल कह रहा है। सिंपली अगर ए वेक्टर बिलोंग टू आर एन है और कोई अल्फा ये बिलोंग टू आर है, देखिए आर एंड आर एन डिफरेंस है। आर एन इज एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बट आर इज ए रियल नंबर फील्ड। तो यहाँ पे अल्फा एक फील्ड का एक एलिमेंट है, अगर ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो वो भी आर एन के अंदर आ जाएगा। मतलब ये दोनों चीज को आप क्लोजर लॉ के अंदर ले सकते हैं, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सिमिलरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी कर सकता हूँ, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव बता दिया, मैंने ये सभी चीज बता दिया हूँ आपको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। हाँ देयर एग्जिस्ट एक जीरो वेक्टर होता है और जीरो वेक्टर क्या है, सभी जीरो का एक कलम वेक्टर जो है। ओके तो जीरो 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 सभी जीरो का कलेक्शन है कलम वेक्टर का। तो ये जो जीरो वेक्टर आर एन के अंदर हुए और जिस कोई भी वेक्टर को अगर जीरो के साथ में ऐड कर रहा हूँ तो वही वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ और एडिटिव आइडेंटिटी। ओके तो चलिए अगर कोई वेक्टर ए बिलोंग्स टू आर एन तो देयर इज जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसका एक नेगेटिव वेक्टर भी हो रहा होगा और ये दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद आइडेंटिटी आ जा रहा होगा। ओके अगर आइडेंटिटी आ जाएगा तो मतलब इसका इनवर्स भी अवेलेबल है। चलिए कोई भी वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वही वेक्टर आ जाएगा। अगर एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके और ये भी चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर इतने सारी
इतने सारी चीज अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पे आर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इतने सारी चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। बस इतना ही। अब बताएंगे अगर प्रूफ चाहिए तो कोई भी वेक्टर ले जाओ। एक यहाँ पे मैं n डायमेंशन लिख रहा हूँ, ओके। आप n डायमेंशन ना लेके अगर एक दो तीन या चार एलिमेंट को लेकर आप ऐसे ऐड कर सकते हो और माइंड मल्टीप्लाई कर सकते हो और जीरो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं चेक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आप ये सभी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हो। तो आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड आर एन ये एक्चुअली क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। आर इज ए वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दैट इज ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। R square is a two dimensional vector space, R cube थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। बस इतना ही। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। R cube is corresponds to a point XYZ in the three dimensional vector space. Okay, and R square is also known as two tupled vectors and R cube three tupled vectors और Rn is n tupled vector, ऐसे भी आप कह सकते हो। ओके, तो R square सिंपली क्या है? एक टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मतलब एक प्लेन है और कोई भी पॉइंट हम एक्स वाई यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली आर क्यू मतलब आपको थ्री कंपोनेंट्स चाहिए और थ्री वेक्टर्स चाहिए यहाँ पे। सिमिलरली ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन और समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज ये मेरा ए वेक्टर है, सपोज मानिए इस पॉइंट इज a1 एंड a2। ओके, सिंपली ये जो वेक्टर मैंने लिखा हूँ दिस इज सपोज ए वेक्टर मेरा पॉइंट करके रखा है और ये सपोज बी वेक्टर है। ओके, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, आप सभी को पता होगा ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये जो मिडिल में जा रहा है डायगोनल, इट रिप्रेजेंट्स द ए प्लस बी दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ऐड कैसे करना है? सिंपली उसको ऐड कर दीजिए, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2। सपोज देखिए अगर मैं 10 डायमेंशनल एक वेक्टर स्पेस ले रहा हूं, सपोज मैं 10 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहा हूं, तो हमको सिंपली क्या करना है? सपोज एक वेक्टर मैंने ले लिया v1 v2 v3 ऐसे v10 और w और एक वेक्टर ले गया w1 w2 w3 एंड w10। सपोज कोई एक स्पेस में मैं जा रहा हूं, ओके, स्पेस में मेरा n डायमेंशनल स्पेस है या स्पेस रिसर्च में कोई फोर्स लग रहा है, अगर वो n डायमेंशनल मेरे को कैलकुलेशन करना होगा शायद, तो उसको हम कैसे करेंगे इजीली? तो सिंपली क्या करेंगे, ये दोनों को अगर मेरे को ऐड करना चाहिए तो सिंपली ऐड कर सकते हो उसको, v1 प्लस w1 v2 प्लस w2। तो बहुत आसान हो जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं ले आता हूँ। तो सिंपली अगर मैं कोई भी स्केलर को मल्टीप्लाई करूंगा, स्केलर को मल्टीप्लाई करना मतलब स्केलिंग करना है, तो सिंपली इंडिविजुअल एलिमेंट को स्केल्ड कर दीजिए उस स्केलर से, तो आपका आ जाएगा कंप्लीटली स्केलिंग वेक्टर। ओके, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड द सब स्पेस। तो ये भी आपका टॉपिक का ही। सब स्पेस किसको कहते हैं? एक्चुअली बहुत ही आसान चीज है। सब स्पेस मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस अगर W बिलोंग्स टू V हो रहा है, सॉरी सबसेट हो रहा है अगर, ओके, अगर ये एक सपोज मैंने एक सेट ले रहा हूं और ये V का सबसेट है रहा है, V एक वेक्टर स्पेस है। देखिए V एक वेक्टर स्पेस है और W V का सबसेट हो रहा है और W इटसेल्फ है वेक्टर स्पेस, दैट इज ऑल्सो, और एक कंडीशन, वो जो वेक्टर स्पेस होगा वो कौन सा ऑपरेशन में होगा? जो ऑपरेशन V से वैलिड हो रहा है। मतलब अगर V वेक्टर स्पेस में जो भी ऑपरेशन वैलिड हो रहा था उसी ऑपरेशन में अगर W V का सबसेट हो रहा है और W इटसेल्फ है वेक्टर स्पेस हो रहा है और वही ऑपरेशन यहाँ पे काम कर रहा है, अगर ये तीनों चीज हो रहा है तो उसको हम सब स्पेस कहेंगे। ओके, सपोज देखिए यहाँ पे एल बी ए सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म सपोज x 2x माइनस 3x एंड x इन v4 मतलब फोर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। प्रूव एल इज ए सब स्पेस। एल को हम सब स्पेस प्रूव करना है। अगर ये एक्चुअली नहीं आएगा एग्जाम में, मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा नॉलेज में आ जाएगा। सब स्पेस प्रूव करने के लिए मेरे को पहले क्लोजर कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ये जो सभी वेक्टर स्पेस के लिए जितना भी कंडीशन है सभी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सपोज इसको ले जाओ एक एक्स वेक्टर और एक ले जाता हूं मैं वाई वेक्टर। वाई क्या होगा? सपोज इस फॉर्म में होगा, सपोज मानिए वाई 2y, ओके, माइनस 3y और ये हो जाएगा y। मैं इसको दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा x प्लस वाई, क्या हो जाएगा? ये दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाइड आउट x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाइड आउट x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। तो जो भी हो इस फॉर्म में भी तो आ गया ना। इस फॉर्म क्या कह रहा है? कोई भी नंबर होगा, 2 टाइम उसका नंबर होगा, माइनस 3 टाइम इसका नंबर होगा और उसी नंबर अगेन हो जाएगा। यहाँ पे भी x प्लस वाई, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे अगेन x प्लस वाई। मतलब क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एल के अंदर आ जाएगा क्योंकि एल बोल रहा है इस फॉर्म में है तो एल
के अंदर आएगा, तो इस फॉर्म में ऑलरेडी है। कम्यूटेटिव ऐसे हो जाएगा, x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स दोनों तो सेम है। ओके, एंड जीरो एलिमेंट अगर आप बताएंगे सर जीरो एलिमेंट कैसे यहाँ पे है, देखिए जीरो एलिमेंट को हम ले सकते हैं जीरो 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 जीरो, ये तो जीरो एलिमेंट है ना वेक्टर स्पेस, अगर 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, लेकिन आपको तो इस फॉर्म में रखना है। हाँ, इसको रख लीजिए जीरो इंटू एक्स, ओके, टू इंटू जीरो इंटू एक्स, ओके, टू इंटू जीरो माइनस थ्री इंटू जीरो, और यहाँ पे जीरो सिर्फ, तो जीरो, और यहाँ पे वन इंटू जीरो, टू इंटू जीरो, थ्री इंटू जीरो, और यहाँ पे जीरो, तो ये हो गया जीरो एलिमेंट भी यहाँ पे। ओके, हाँ, इसके बाद जो चीज आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, और लीनियर कॉम्बिनेशन को लेकर मैं लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ये दोनों को मैं रेक्टिफाई वेरीफाई करूंगा, जो कि तुम्हारा सिलेबस में है। लीनियर कॉम्बिनेशन, सपोज u1 u2 un be n vectors of a vector space V suppose, and alpha 1 alpha 2 alpha n are the scalars, n number of scalars of the field, स्केलर सभी टाइम फील्ड से निकालेंगे, वेक्टर सभी टाइम वेक्टर स्पेस से निकालेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, अगर अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस डॉट 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 अल्फा un कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो चलिए सपोज ये एक्चुअली स्पान के अंदर आ रहा है, मैं स्पान आज के क्लास में नहीं लूंगा, तो यहाँ पे मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ हम भी पढ़ेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट। हम कभी कभी एल आई यूज करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट को, और एल डी यूज करेंगे लीनियर डिपेंडेंट को, और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैट्रिक्स में भी यूज होगा, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर में भी ये यूज होगा आपका। तो लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट एक्चुअली क्या होता है, हम सभी को पता है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। लीनियर कॉम्बिनेशन बस ये सारी चीज है, कुछ हम स्केलर्स लेना है, कुछ वेक्टर्स लेना है, और ये रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सपोज मानिए u1 u2 u3 ये सभी वेक्टर से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 स्केलर से, तो ये जो एलसी हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज, उसको अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ट्राइबल हो जाता है, ट्राइबल मतलब ऑल स्केलर्स अगर जीरो हो जाता है, तो वो हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर जीरो नहीं हो रहा है, कोई एक जीरो अगर नहीं होगा, तो हो जाएगा लीनियर डिपेंडेंट। तो चलिए देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, चलिए शो दैट द वेक्टर्स this one 1 1 1 1 1 0 and 1 0 1 are linearly independent। ये linearly independent हो रहा है नहीं, चेक कैसे करेंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक रफ पेज रखा हूँ आपको बताने के लिए। सपोज यहाँ पे देख लीजिए वीडियो क्या 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 दिया गया है, 1 1 1 1 1 0 1 0 1। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे 1 1 1 एक वेक्टर दिया गया है 1 1 1। ओके, उसके बाद दिया गया है 1 1 0, उसके बाद दिया गया है क्या था, यस 1 0 1। ओके, चलिए नेक्स्ट दिया गया है 1 0 1। ये सपोज तीनों वेक्टर्स दिया गया है मेरे को, लीनियर कॉम्बिनेशन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है या डिपेंडेंट हो रहा है उसको पता लगाना है बस। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको अल्फा 1 ले जाओ, एक मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सपोज मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा 2 से। ओके, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा 3 से, और ये तीनों को मिला के लिख दीजिए जीरो वेक्टर के साथ इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ गया, देखिए अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा 2, यहाँ पे अल्फा 3, तो पहला इक्वेशन आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू हो गया 0, ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड चलिए अल्फा 1 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे अल्फा 2 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन आ गया तुम्हारा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दैट इज 0। एंड द थर्ड कंडीशन क्या हो रहा है, देखिए अल्फा 1 यहाँ पे 0 हो गया, ये अल्फा 3, थर्ड कंडीशन आ रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू 0। तो चलिए ये हो गया तुम्हारा थर्ड कंडीशन, समझ में आ रहा है। उसको सॉल्व करेंगे ये तीनों इक्वेशन को, तो देखिए क्या करूंगा मैं, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा तुम्हारा अल्फा 3 इक्वल टू 0 हो गया, काम खत्म। अगर अल्फा 3 0 हो गया तो अल्फा 1 भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर अल्फा 1 0 है तो अल्फा 2 भी क्या हो गया, अल्फा 2 भी हो गया 0, मतलब सभी 0 हो गया। अगर सभी 0 हो गया तो ट्राइबल सोल्यूशन आ गया। ट्राइबल सोल्यूशन मतलब ये जो तीनों चीज लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर 0 आ जाता है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर कोई एक भी अगर 0 नहीं आएगा तो हो जाएगा लिनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ गया या और कुछ डाउट है यहाँ पे, लिनियरली इंडिपेंडेंट लिनियरली डिपेंडेंट। ओके, मैं सोचूं आज का लेसन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी लास्ट तक वॉच कर रहे हो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अगर इस टाइप का और भी
आपको वीडियो देखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत सारे लिंक अवेलेबल है और मैं बहुत सारे आगे भी इस टाइप का हार्ड टॉपिक को मैं कवर करूंगा, जैसे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। ओके, तो तब तक थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड स्टे ट्यून, बाय।